हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट या स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय थर्ड, जिसमें कि मैंने एक पार्ट बनाया है अध्याय थर्ड का, जिसमें मैंने आपको रूल बताए थे और उस रूल पे एक एक एग्जांपल बताया था। ओके, रूल नंबर जिसमें कि हम रूल का डिस्कशन करते हैं। पहले रूल क्या था, जिसमें पहला रूल था जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण है अध्याय थर्ड। उसके पहले वाले रूल में था यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो इस समीकरण का सिर्फ अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल। और दूसरी कंडीशन मैंने बताया था कि यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा तो इस समीकरण के अनेक हल होंगे। अनेक हल का मतलब अनंत हल होगा, जिसमें यक्ष का मान रखा जाएगा तो y का मान कुछ भी आ सकता है। फिर यक्ष के जितने भी मान बदले जाएंगे y के उतने ही मान प्राप्त होंगे। इसके अनेक हल होंगे, इसी वजह से लिखा गया था। और इसमें यह लिखा गया था कि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, संपाती होंगे। ठीक, और संपाती का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, यदि एक लाइन पर कोई दूसरी लाइन खींच दी जाती है तो यह दोनों लाइनें एक दूसरे की संपाती कहलाती हैं। मतलब रेखाएं, एक रेखा पर दूसरी रेखा जब खींची जाती है तो ये क्या होती है, संपाती होती हैं। और तीसरी कंडीशन में हमने पढ़ा था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि ये तीनों एक दूसरे के मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अर्थात यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, संपाती होंगे। इन पर मैंने एक एक एग्जाम्पल लगाया था। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों कि इस अध्याय थर्ड में कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल के बाद हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे। हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोगों ने एग्जाम्पल लगाए होंगे और कुछ एग्जाम्पल है जो हम समीकरण बना देते हैं, जिसे बोला जाता है बीजगणितीय रूप, एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल के साथ साथ जैसे एग्जाम्पल समाप्त होता है कुछ एग्जाम्पल, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3A डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, NCERT का एग्जाम्पल है, जिसमें कि एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा गया। आप लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। इसको अपने तरीके से लगाते हैं या अपने तरीके से लगाया है, तो हम लोग इसको सिंपल विधि से लगाते हैं कि कैसे लगाए जाते हैं अगर इस टाइप की सवालें आती हैं तो। ओके, जैसे लिखा गया था एग्जाम्पल नंबर 3 में, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। रोमिला कोई एक लड़की थी जो एक स्टेशनरी की दुकान में गई। स्टेशनरी का मतलब होता है कापी किताब वाली दुकान में गई हुआ, और 9 रुपये में, कितने रुपए में, 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। 2 पेंसिल तो खरीद ली 9 रुपये में और 3 रबर खरीद ली। इसके कहने का मतलब होगा कि उसके पास तो न तो पेंसिल का दाम पता था न तो रबर का दाम पता था। उसने दुकानदार को 9 रुपये दिए। कितने रुपए दिए, 9 रुपये। और 9 रुपये देने के बाद दुकानदार ने इन्हें 2 पेंसिल दे दिया और 3 रबर दे दिया। इन्हें किसी का दाम नहीं बताया। दुकानदार भी चालाक था और इसने दाम नहीं बताया, बस इनको दे दिया। कहने का मतलब न तो रबर का दाम पता था और न तो पेंसिल का दाम पता था। तो हम लोग लिखे कि माना, और इसको पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद लिखा गया था उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। उसकी जो नई दोस्त थी, उसकी जो नई सहेली थी, उसने सोनाली ने जब रोमिला के पास देखा, कुछ रबड़ लिया था कुछ पेंसिल, तो उससे रहा नहीं गया। वह भी स्टेशनरी की दुकान पर जाती है। उसने 9 के बजाय 18 रुपये दे देते हैं। कितने रुपये देते हैं, 18 रुपये। और उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद ली। तो उसने 4 पेंसिल और 6 रबर खरीद ली। तो इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूपों में व्यक्त करिए। अब देखिए सवाल समझते हैं। देखो, रोमिला एक लड़की थी, कोई थी लड़की, वो गई स्टेशनरी की दुकान पर। जैसे स्टेशनरी की दुकान पर जाती है, स्टेशनरी मतलब कापी कलम की दुकान पर गई। उसने कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ 9 रुपये दुकानदार को दे दिए। 9 रुपये देने के बाद दुकानदार ने इन्हें क्या कर दिया, 2 पेंसिल दे दिया और 3 रबर दे दिया। न तो रबर का दाम बताया न तो पेंसिल का दाम बताया। तो हम लोग मानेंगे माना पेंसिल का जो दाम था वो x रुपये मान लिया। कितना रुपये, क्योंकि दाम नहीं पता था तो x रुपये होगा। और जो रबड़ का दाम हो गया वह कितना हो गया, y रुपये। ठीक, ये मैंने मान लिया। अब उसके बाद इसने जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो, अगर किसी वस्तु का दाम 5 रुपये है, कितने दाम, 5 रुपये, और आपने दुकानदार को 50 रुपये दे दिए, तो दुकानदार आपको कितने सामान देगा,
10 सामानें देगा, क्योंकि एक का दाम 5 रुपये, तो 10 का सामान का दाम कितना होगा, 5 दाम में 50 रुपये। वैसे ही पेंसिल का दाम x रुपये और रबड़ का दाम कितना हो गया, y रुपये, और इन्होंने 9 रुपये दिया। कितने रुपये, 9 रुपये दिया, तो इन्हें 2 पेंसिल का दे दिया, तो कहने का मतलब 2x, उसका दाम कितना हो जाएगा 2x। और उसने रबड़ कितने दिए, y दिए, रबर का दाम y था, तो उसने 3 रबर दिए, तो 3y हो गया इसका दाम। और 2x किसका दाम है, पेंसिल का, और 3y किसका दाम है, रबड़ का, और मिला के कितने रुपए हो गए, 9 रुपये। ठीक, अब उसकी दोस्त इन्होंने नया पेंसिल और नया रबड़ खरीद लिया। इनकी दोस्त से रहा नहीं गया, इनकी दोस्त सोनाली गई, उसने 9 के बजाय 18 रुपये दे दिए। कितने रुपए, 18 रुपये दे दिया। अब उसने 18 रुपये दिए, तो उन्हें दुकानदार 4 पेंसिल दे दिया और 6 रबड़ दे दिया। 4 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का दाम x रुपये, तो 4 पेंसिल का दाम 4x, और एक रबर का दाम कितने रुपये, y रुपये, तो 6 रबर का दाम कितना हो गया, 6y, यही ना होगा, 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। और यह बना आपका बीजगणितीय रूप, यह बीजगणित के रूप में व्यक्त कर दिया, यह आपका हो गया बीजगणितीय रूप। और बीजगणितीय रूप होने की बात कह रहा था कि इसका ग्राफीय निरूपण कीजिए। और ग्राफ के रूप में कैसे इसका निरूपण करेंगे, कल मैंने आपको एक ग्राफ के रूप में निरूपण करके बताया था पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा होगा इस अध्याय 3 का, तो आप अध्याय 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, जिसमें कि आपके बहुत सवाल अध्याय 1 के लग जाएंगे। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं। जब इसको ग्राफीय रूप में निरूपण किया जाता है, तो सर्वप्रथम हम समीकरण 1 को उठाते हैं। किससे, हम लिखते हैं समीकरण 1 से। और करना क्या होता है, समीकरण 1 में आपको लिखना होता है जब x बराबर 0। आप अपने मन से लिख दो जब x बराबर 0। एक सिंपल तरीके से, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल लगाया था वैसे इसको लगाएंगे, और किताब वाला नहीं लगाएंगे। इसको हम लोग सिंपल तरीके से लगाएंगे, कैसे सॉल्व होता है और कैसे इसका ग्राफ बनता है। दोनों तरीके से आंसर सेम होगा और ग्राफ भी सेम होगा। तो मैंने लिख दिया जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 होगा तो 2 × 0 हो जाएगा, प्लस 3 × y बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब देखेंगे जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, प्लस 3 × y बराबर कितना हो जाएगा, 9। और आपका हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब देखेंगे 3 का इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा 9 अपान कितना हो जाएगा, 3। जब ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 3। आपको बिंदु पता होगा, जब x बराबर 0 था तो y बराबर 3 आया, तो बिंदु क्या हो जाएगा, पहले भुज को लिखा जाता है, फिर किसको, कोटि को। तो x को भुज बोला जाता है और कोटि किसको बोला जाएगा, y के। तो आपका हो गया 0,3, ये पहला निर्देशांक हो गया। और ऐसे ही मैंने सेम तरीका बताया था, जब x बराबर 0 था तो आपका 0,3 है। अब इसके बाद आप करना जब y बराबर 0, इसी समीकरण में, समीकरण 1 में ही जब y बराबर 0 होगा तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 3 × y, y का मान कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू कितना है, 9। अब देखेंगे जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वह 0 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। और 9 इधर 2 से क्या करेंगे डिवाइड, और 2 से जब डिवाइड करेंगे 9 को तो 2 चौका 8, 1 9 दशमलव लगाएंगे और 2 पच्चीस 10। और आपका बिंदु कितना आ गया, बिंदु आ गया आपका जब x बराबर 0, पहले x को लिखा जाता है तो आपका हो जाएगा 4.5, फिर कोटि को लिखा जाता है तो कोटि का मान कितना, 0। तो आपका बिंदु आ गया 4.5, 0। ठीक, अब दोस्तों पहले इसका ग्राफीय निरूपण कर लेते हैं, फिर समीकरण नंबर 2 को लिखते हैं। ऐसे ही एक टेबल बना दीजिएगा, वह टेबल आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो कि वह कुछ भी होगा, यह x हो गया, यह y हो गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैंने x बराबर 0 क्यों रखा। दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप चाहो तो x बराबर 1 ले लो, x बराबर 2 ले लो, कुछ भी मान x का ले लो। और जैसे ही x का मान कुछ लेंगे तो y का मान कुछ आएगा, वह पहला बिंदु मिल जाएगा। और फिर इसके बाद y का मान ले लीजिएगा या x का मान बदल दीजिएगा, फिर भी आपको 2 बिंदु मिल जाएंगे। और जैसे ही 2 बिंदु मिल जाएंगे, जैसे पहला बिंदु यहाँ पर मिला और दूसरा बिंदु यहाँ पर मिला, तो 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जाती हैं, तो 2 बिंदु से सिर्फ एक रेखा खींची जाती है। और एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जाती है, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जाती है। चलिए इसको लिखते हैं। इसमें x बराबर 0 था, 0 लिख दिया, और y बराबर कितना था, 3। फिर देखेंगे x बराबर कितना, 4.5, तो मैंने लिख दिया 4.5। फिर y बराबर कितना, 0। और इसका ग्राफ बनाते हैं और इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं। ठीक, आप देखेंगे ये x एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस। ये इसका मूल बिंदु है, और मूल बिंदु को किससे लिखा जाता है, 0 से।
अब आपको पता होगा जो x एक्सिस होता है इधर धनात्मक होता है, मूल बिंदु के इधर धनात्मक होगा और मूल बिंदु के इधर क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और y एक्सिस पे इधर धनात्मक होगा और इधर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब हम लोग दर्शाते कैसे हैं, जैसे उन्होंने x बराबर 0 रख दिया, जब x बराबर 0 होगा तो वह कहाँ पर होगा, मूल बिंदु पर, ये हो गया मूल बिंदु, और लिखा गया था y बराबर 3। अब देखेंगे y ये धनात्मक है, जब y धनात्मक होगा तो कहाँ पर होगा, इस पर होगा, अगर y ऋणात्मक होता है तो इधर होता है, ठीक। x धनात्मक होगा तो इधर होगा, x ऋणात्मक होगा तो इधर होगा। तो यहाँ पे y का मान 3 है, तो हम लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3 हो गया। अब देखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 3। अब देखेंगे ये जो y एक्सिस होता है उस पर x बराबर 0 होता है और x एक्सिस पर y बराबर 0 होता है, तो ये y एक्सिस है, इस पर x बराबर 0 होगा तो इसका जो निर्देशांक होगा वो 0,3 होगा और इसे लिख दिया बिंदु ए से, ठीक। और फिर लिखा गया था x का मान था 4.5। अब देखो 4.5 धनात्मक है तो इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5, इसका नाम देंगे 1 2 3 4 5। अब जो 4.5 है इसको बोलते हैं 4.5। 4.5 हमेशा 4 और 5 के बीच में स्थित होता है, तो आप देखेंगे 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर, तो जो 4.5 होगा यहाँ बीच में होगा। फिर लिखा गया था y बराबर 0, y बराबर 0 तो x एक्सिस पे y बराबर 0 है, इसे बिंदु B लिख देंगे और इसका निर्देशांक होगा 4.5, 0। अब देखेंगे आपको a और b दो बिंदु मिल गए, तो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जाती हैं, तो दो बिंदु से सिर्फ एक रेखा खींची जाती है, ये रेखा खींच दिया मैंने। और जो इस रेखा का नाम होगा वो होगा 2x + 3y = 9। आपने पहली रेखा को खींचा था 2x + 3y = 9, वो आपकी पहली रेखा हो गई, ओके। फिर इसके बाद सेम कंडीशन हम दूसरी रेखा में लगाएंगे। लिखा गया था 4x + 6y = 18, इसको दर्शाते हैं। यहाँ पे लिखा गया था 4x + 6y = 18, सेम प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि जब x बराबर इसमें क्या कर देंगे 0, क्या कर देंगे जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 0 हो जाएगा, प्लस आपको हो जाएगा 6 × y बराबर कितना हो जाएगा 18। अब देखेंगे 4 का मल्टीप्लाई जब 0 के साथ होगा तो कोई फर्क पड़ेगा, तो वह तो 0 हो जाएगा, और 6 × y तो ये हो जाएगा 0 + 6 × y बराबर कितना हो जाएगा 18। 0 का कोई मतलब होगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 6y = कितना हो जाएगा 18, तो y बराबर क्या हो जाएगा 18/6 मतलब 6 × 18। इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 × कितना हो जाएगा 18, और आपका बिंदु कौन सा मिला, आपका बिंदु मिल गया 0, पहले भुज को लिखते हैं फिर किसको लिखते हैं कोटि को, तो आपका बिंदु आ गया 0,3। ये तो पहला बिंदु मिला दूसरी रेखा का। अब इसके बाद दूसरा बिंदु निकालेंगे। मैंने x बराबर 0 रखा, मैंने कहा x बराबर 1 2 3 4, मन करे तो चाहे जो लिख दीजिए, ठीक, आपका मन करे। तो मैं x बराबर 0 से लिखूंगा, तो ये पहला बिंदु आ गया। और जब x बराबर 0 रखा था तो 0,3। अब हम रखेंगे जब y बराबर 0, जब y बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4 × x + 6 × y, y का मान कितना हुआ 0 बराबर कितना हो गया 18। अब देखेंगे 6 × 0 का मल्टीप्लाई होगा तो वह 0 हो जाएगा, तो 0 का कोई मतलब नहीं होगा, बराबर कितना हो जाएगा 18, क्योंकि ये 0 है उसको हटा दिया। और फिर यहाँ पे देखेंगे 18 से डिवाइड कर देंगे तो 18y कितना हो जाएगा 4 4 चौका 16, 16 और 2 मिलके कितना होगा 18, दशमलव लगा दिया और 4 5 कितना हो गया 20, और आपका बिंदु आ गया 4.5। फिर इसके लिए अब टेबल बनाएंगे। आपका जो बिंदु आया वह बिंदु हुआ कौन सा, पहले भुज लिखते हैं फिर कोट लिखते हैं, यह हो गया 4.5 और फिर क्या हो गया 0। दोस्तों जब हमने दूसरे बिंदु को रखा, ठीक, जब हमने दूसरे बिंदु को रखा तो उसमें x बराबर 4.5 आया, y बराबर 0 आया। पहले मैंने कहा पहले भुज को लिखा जाता है फिर किसको लिखा जाता है कोटि को, तो यह आ गया 0,3। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा आपने दूसरा समीकरण लिया था इसके लिए टेबल बनाएंगे, तो वह देखेंगे टेबल इसी के समान आएगा। देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 3, x बराबर 0 तो y बराबर 3, और x बराबर जब 4.5 तो y बराबर क्या आ गया 0। तो वह जो दूसरी रेखा होगी वह इसी पर से जो दूसरी रेखा खींचेंगे वह भी रेखा इसी से होकर जाएगी, क्योंकि दोनों का निर्देशांक समान है, तो वह रेखा उसी पर रेखा होकर जाएगी, अर्थात यह दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी।
क्या होंगी? संपाती। मैंने यही ना परिभाषा बताया था, जब एक रेखा पर दूसरी रेखा भी होकर जाती है तो वह दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, यह भी संपाती होगी और इस रेखा का नाम यही भी होगा और इस रेखा का नाम हो जाएगा 4x + 6y = कितना हो जाएगा? 18। वह भी रेखा यही हो जाएगी। देखा दोस्तों, पहले जो एग्जाम्पल नंबर 3 था उसको मैंने क्या कर दिया? बीजगणितीय रूप में लिखा। ये जो रूप होता है इस रूप को कहते हैं बीजगणितीय रूप। और जैसे ही लिखने के बाद फिर इसके बाद मैंने पहले वाले समीकरण को दर्शाया, पहले वाले समीकरण को इसी पर दर्शाया, जो दूसरे वाले समीकरण को दर्शाया वह इसी लाइन से होकर जाती है, अर्थात यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? संपाती होती हैं। ठीक दोस्तों, ये था एग्जाम्पल नंबर 3। अगर मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप घर बैठ के इन सब सवालों को लगाते होंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि एग्जाम्पल बोर्ड की परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं, चाहे वह यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो। वो एग्जाम्पल का यह मतलब होता है कि यह आपको एक्सरसाइज के लिए दिया गया। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे आपकी मैथ उतनी ही स्ट्रांग होगी। हमारे साथ साथ बस आप एक्सरसाइज करते जाइए। ये था एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 का बीजगणितीय रूप लिखते हैं और इसके बाद दोस्तों आप लोग दर्शा देना उसका। और इसमें करना कुछ नहीं है, एक सिंपल तरीके से लिखा गया था, तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को हल करते हैं और इसमें देखते हैं कि वह क्या लिखा गया और इसको कैसे सॉल्व करना हो। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, लिखा गया था चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। चंपा कोई लड़की थी और जो जाती है वह किसी सेल में जाती है। सेल का मतलब होता है किसी मॉल में गई, वह कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदे, कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने जाती है। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, मतलब प्रत्येक के कितने जोड़े आपने खरीदे, तो वह भी चंपा कम थोड़ी न थी, उसने कोड में बोल दिया। और कोड में कैसे उत्तर दिया? स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। अब चंपा कम थोड़ी ना, वह भी लगी गणित सिखाने अपने दोस्तों को। तो उसने कहा जो स्कर्ट की संख्या है, किसकी संख्या है? हम आपको समीकरण बनाएंगे, आप दर्शाएंगे। हमने एक दर्शा दिया था, आप बस इसका बीजगणितीय रूप कैसे लिखते हैं हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे। स्कर्ट की जो संख्या है, खरीदी गई पैंटों की संख्या, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम। इसको समझना दोस्तों। लिखा गया था जो स्कर्ट की संख्या वह खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम। ठीक, आपको बताओ कि उसने तो बता दिया पैंटों की संख्या, क्या पैंटों की संख्या उसने दिया था? नहीं दिया था। तो आप लिखना माना, यहाँ पे लिख देना माना जो पैंटों की संख्या वह x है। पैंटों की संख्या कितनी हो गई? x हो गई। स्कर्ट की संख्या नहीं दिया गया तो आप इसी में लिख देना स्कर्ट जो संख्या होगी, ना तो पैंट की संख्या ना तो स्कर्ट की संख्या दिया गया, तो स्कर्ट की संख्या कितनी हो गई? y। आपने मान लिया, माना पैंटों की संख्या बराबर स्कर्ट, मतलब पैंटों की संख्या बराबर x और स्कर्टों की संख्या बराबर y। अपने तरीके से लगाते हैं। फिर इसने जो कोड में उत्तर दिया था, उसने कहा स्कर्ट की जो संख्या है वह खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम। मतलब स्कर्ट की संख्या है कितनी? y बराबर पैंटों की संख्या है कितनी? x की 2 गुनी। 2 गुनी मतलब होता है 2 गुना, गुना मतलब होता है गुणा। ठीक, देखिए पैंटों की संख्या की 2 गुनी, गुनी मतलब होता है गुणा, से 2 कम, कम का मतलब होता है माइनस। अगर ये से अधिक कह देता तो यहाँ पे -2 कर देते। ठीक, मतलब +2 कर देते, सॉरी +2 कर देते। ये कह रहा था से 2 कम, मतलब यहाँ पे पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम। जब गुने की बात करेगा तो आप गुणा कर देना। ठीक, तो 2 कम, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। ये पहला आपका बीजगणितीय रूप हो गया। और दूसरा क्या कहा? स्कर्ट की संख्या है कितनी? y। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम, से 4 गुनी से 4 कम। अब देखो स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या है कितनी? x की 4 गुनी मतलब 4,
गुणा कर दिया, से 4 कम, से 4 कम मतलब -4। अगर वह कहता कि वह 4 गुनी से 4 अधिक कहता तो यहाँ पे +4 कर देते, लेकिन वह कहा कि पेंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम। ठीक, ये रहा इसका बीजगणितीय रूप। इसको फिर से दोस्तों समझते हैं। अब देखो, चंपा क्या है, कोई लड़की है, वह किसी सेल या मॉल में जाती है और कुछ उसे स्कर्ट लेने थे और कुछ पैंट लेने थे। ठीक, और उसने क्या किया कि कुछ स्कर्ट और पैंट खरीदे। जब उसके दोस्तों ने पूछा कि आपने कितने खरीदे, कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदे, तो वो थोड़ी सी स्मार्ट थी, उसने क्या कर दिया, मैथ में जवाब दे दिया। उसने कहा कि मैंने जो खरीदा है वह स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम। आप देखेंगे स्कर्ट की संख्या है कितनी, y, पैंट की संख्या कितनी है, x, कि 2 गुनी, गुनी मतलब होता गुणा, गुणे 2, से 2 कम तो -2 कर दिया। अगर से 2 अधिक होता तो +2 कर देते। ठीक, फिर दूसरा उत्तर दिया कि पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम, पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम, ये समीकरण नंबर रहा 2। फिर कह रहा सहेलियों को यह जानने के लिए कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदे। आपको इसको दर्शाना नहीं है, आपके पास 2 समीकरण हो गए और इन दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करके यह बताना है पैंट की संख्या कितनी है और स्कर्ट की संख्या कितनी है। इसका ग्राफीय निरूपण नहीं करना है, इसने कहा ही नहीं कि इसको ग्राफीय निरूपण करिए। बीजगणितीय निरूपण कर दिया, आप ग्राफीय निरूपण करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2x प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, समीकरण 1 से तो -2x हो जाएगा, और यहाँ पे +y था पहले से, +y इज इक्वल टू -2। ये तो समीकरण 1 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो 4x है, यहाँ पे लिख सकते हैं x इंटू 4 बराबर 4x लिख सकते हैं। 4x इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो गया माइनस, तो हो गया -4x प्लस कितना हो गया y इज इक्वल टू कितना हो गया -4। यह समीकरण नंबर आपका कौन सा, 2। समीकरण 1 को इसके नीचे लिख दें तो यहाँ पे लिख देंगे -2x प्लस y इज इक्वल टू -2। ये देखेंगे समीकरण 1 है। अब हमें पैंटों और स्कर्ट की संख्या बतानी है, पैंट की संख्या कितनी होगी और स्कर्ट की संख्या कितनी होगी। अब देखेंगे y यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर y क्या प्लस है, और ये समान था तो इसको क्या कर दिया माइनस। जब इस चिन्ह को बदला तो ये माइनस को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और ये माइनस है तो इसको क्या कर देंगे प्लस। अब उसके बाद देखो -4x है या +2x है, अब ये ऊपर वाला चिन्ह नहीं माना जाएगा माइनस, अब नीचे वाला चिन्ह माना जाएगा। नीचे वाला चिन्ह है कौन सा, प्लस। अब देखेंगे -4x में से 2x निकल गया तो यह बड़ा है तो इसका चिन्ह लिख दिया जाएगा। 4x में से 2x निकल गया, कितना हो गया 2x बराबर। अब देखेंगे ये -4 है, यह +2 है। अब देखेंगे 4 बड़ा है तो 4 बड़ा है तो इसका चिन्ह लिख दिया जाएगा। 4 में से 2 निकला, क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, अब देखेंगे -2 का इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, या माइनस और माइनस मिल को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। जो आप चाहिए, जो आपको करना चाहिए वह कर सकते हैं आप। यहाँ पे लिखा गया -2 और यहाँ पे कर दिया -2, -2 से डिवाइड हो गया और आपका आ गया 1, तो x बराबर क्या हो गया 1। x बराबर 1 किसकी संख्या, पैंटों की संख्या। तो आपके पैंटों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। जब पैंटों की संख्या 1 आ गई तो अब हमें स्कर्ट की संख्या चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 को लीजिए या समीकरण 2 से, ठीक, दोनों से मान समान आएगा। हम समीकरण 1 को उठाते हैं, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखेंगे -2x प्लस y, या समीकरण 1 से देखेंगे y इज इक्वल टू 2x, -2 लिखा गया था तो y बराबर 2 इंटू x। देखिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स या x इंटू टी लिखा था, x का मान है कितना 1 इंटू लिख दिया 2 -2 बराबर 2 1 कम 2, 2 -2 तो y बराबर कितना हो गया 0। ठीक, अब आप देखेंगे उत्तर आप लिख सकते हैं। जब आप आंसर लिखने जाएंगे, या सॉरी जब इसका आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे आंसर। यहाँ पे देखेंगे x बराबर 1 है, पैंटों की संख्या बराबर 1 हो गई और स्कर्ट की संख्या बराबर क्या हो गई 0, क्योंकि y माना था स्कर्ट की संख्या। तो इतना कोड में बोलने का उसे क्या फ़ायदा जब उसने एक पैंट खरीदे और स्कर्ट कितने खरीदे, कुछ नहीं। 0 मतलब होता कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं खरीदा, बस वैसे ही मैथ में उसको उल्लू बना दिया। ठीक, और बाकी कुछ नहीं। ये रहा आपकी सवाल। पहले उसका बीजगणितीय निरूपण किया और फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैंने सॉल्व कर दिया। ये जो सॉल्व करने की विधि थी, इस विधि को कहते हैं विलोपन विधि। आप लोग देखेंगे आपको कक्षा 10 में 3 विधियां पढ़नी है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, आगे वाले वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर x और दूसरा चर y। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का 3 विधि होती है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। हम आपको तीनों विधियां बताएंगे, लेकिन ये एक्चुअल में विलोपन विधि है जो आप समझ रहे हैं। y को कैंसिल कर दिया या विलोपन कर दिया उसका। ठीक, ओके दोस्तों,
आप हमारे साथ नोट्स बनाते जाइएगा और कोई भी समस्या होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये इसका रहा एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। क्या एग्जाम्पल नंबर 5 इसी रूल से लगेगा या एग्जाम्पल नंबर 5? देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। आज हम लोग इस वीडियो में टोटल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज लगाते हैं और नेक्स्ट वाले वीडियो में टोटल एग्जाम्पल लगाते हैं और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, लिखा गया था x माइनस वाई, जो समीकरण लिखा गया था x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरा समीकरण लिखा गया था वह लिखा गया था 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2। पहले आप लोग सवाल हल करने से पहले आप लोग क्या करें कि पहले सवाल को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि सवाल में ही सब कुछ दिया गया होता है और इसका आंसर वहीं से निकल जाता है। जैसे उसने लिखा था समीकरण x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण लिखा गया था 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के युग्म का आलेख खींचिए। आलेख का मतलब इसका ग्राफी निरूपण करिए। तो ग्राफी निरूपण करने का मैंने आपको सिंपल तरीका बताया। पहले x बराबर 0 रख दो तो y के मान निकल जाएंगे, y बराबर 0 रख दो तो x के मान निकल जाए। इसका ग्राफी निरूपण करिए। इस प्रकार खींची गई रेखाओं और x अक्ष के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप इसका क्या करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा जो बना हुआ त्रिभुज है। तो हम आपसे ऐसा करते हैं कि पहले इसका ग्राफी निरूपण करेंगे। समीकरण 1 को उठाना, क्योंकि इसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 3 को अभी लगाया था। तो आप समीकरण 1 को उठाना, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखना तो y के मान निकल जाएंगे, वह पहला बिंदु हो जाएगा। फिर आप y बराबर 0 करना तो x के मान निकल जाएंगे, वह दूसरा बिंदु हो जाएगा। तो दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है तो आप रेखा खींच देना। सेम प्रोसेस आप क्या करना, दूसरे वाले समीकरण में x बराबर 0 रखना तो y के मान निकल जाएंगे। फिर y बराबर 0 करना तो x के मान निकल जाएंगे, तो दो बिंदु प्राप्त होंगे तो उससे एक रेखा खींच देना। अगर आपको यह सवाल लगाने में प्रॉब्लम हो रही है या समस्या होगी कोई तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक। एग्जाम्पल नंबर हम आपसे आशा करते हैं कि आप एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह इसे लगा सकते हैं। और क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देना। क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, वह लगा दीजिए या हीरोज फार्मूला लगा देना। ओके दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के सवाल नंबर 7वें और एनसीईआरटी के सवाल नंबर 8वें। इन दोनों सवालों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आता। चलिए, 6 जो एग्जाम्पल नंबर 6A था और 6B था, वो जो है एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 की ही तरह है। तो एग्जाम्पल 7 और 8 जो है एनसीईआरटी के सवाल है, तो उसको सबसे पहले हल करते हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 को। जो एग्जाम्पल नंबर 7 था वह लिख रहा था के मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आप देखेंगे अपरिमित रूप से अनेक जब हल होता है तो आपका फार्मूला होता है अनेक हल के लिए। किसके? अनेक हल। अनेक हल के लिए जो आपकी कंडीशन होती है, तो पहले आपको सभी फार्मूला याद होना चाहिए। तो आपका जब अनेक हल होता है तो उसमें फार्मूला होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यही ना कंडीशन होती है, ये फार्मूला लगाएंगे। फिर क्या रहा था, होंगे। आपको एक समीकरण दिया गया था, वो लिखा गया था kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर क्या लिखा गया था, 0। इसको समीकरण आप 1 मान लेना। और जो दूसरा लिखा गया था 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2 था। पहला आपका फार्मूला था kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। चलिए देखो दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या लिखा गया था, k का मान ज्ञात कीजिए। आपको k का मान ज्ञात करना, क्वेश्चन मार्क दे दिया। k का मान ज्ञात करने के लिए ये क्वेश्चन मार्क है। k का मान ज्ञात करना, और ये अपरिमित रूप से इसका कितने का हल है, अनेक हल है। और आपको 2 समीकरण दिया गया था, इसकी सहायता से आप क्या करिए, k के मान ज्ञात करिए। तो चलिए पहले रूल का रिवीजन करते हैं। जब अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, तो उस समय कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और दूसरी कंडीशन होती है जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और तीसरी कंडीशन होती है जब कोई हल नहीं होता तो आपका फार्मूला हो जाता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2।
ठीक। तो हमें अनेक हल वाला चाहिए तो ये वाला फार्मूला लगा दिया। जैसे ही आ जाता है तो आप लिखना समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। जो समीकरण 1 तो यही है ना, समीकरण 1 में जो यक्स का गुणांक होता है वह a1 के बराबर होता है। तो a1 बराबर किसके हो गया? स्मॉल के। ठीक। जो y का गुणांक होता है वो क्या होता है? b1 के बराबर होता है। तो b1 बराबर कितना हो गया? 3। ठीक। और जो कांस्टेंट होता है, इसके देखिए ना तो यक्स है ना तो y है, तो इसको बोला जाएगा कांस्टेंट, और चिन्ह सहित लिखेंगे। जो c1 बराबर होता है माइनस k माइनस 3। देखिए k माइनस 3 लिखा गया था और सामने माइनस लिखा गया था, तो c1 इज इक्वल टू माइनस k माइनस 3 हो गया। फिर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। और जब समीकरण 2 से देखेंगे तो यहाँ पर यक्स है, यक्स का गुणांक कितना है? 12। तो a2 बराबर कितना हो गया? a2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। y का गुणांक कितना है? k है, स्मॉल के। तो b2 बराबर क्या हो गया? स्मॉल के। और जो कांस्टेंट होता है वह c2 के बराबर होता है। तो c2 इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस k हो गया। अब समीकरण के कितने हल है? अनेक हल है। तो अनेक हल के लिए अभी आपको कंडीशन बताया था। किसके लिए? अनेक हल। अनेक हल के लिए आपका कंडीशन होता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? एकदम जस्ट बैठ के घर एकदम आराम से सवाल सॉल्व करिए। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा गया था अनेक हल, तो मैंने कंडीशन लिख दिया। आप देखेंगे a1 का मान है कितना? स्मॉल के, बट a2 का मान क्या है? 12। तो मैंने लिख दिया 12 बराबर क्या लिखा गया था? b1 का मान कितना है? 3, बट b2 का मान है कितना? k इज इक्वल टू c1 अपान c2। c1 का मान है कितना? माइनस के माइनस 3, बट c2 का मान है कितना? माइनस के। अब कुछ आपको दिख रहा होगा, इसमें यह जो पक्ष है इसके बराबर और यह पक्ष इसके बराबर, और हमें मान किसका निकालना? के का। अगर आप चाहें तो जब 3 आदमी एक दूसरे के बराबर होते हैं, जैसे आपके पास जैसे 3 आदमी हो, एक की लंबाई 5 फुट, दूसरे की लंबाई भी 5 फुट और तीसरे की लंबाई भी 5 फुट। तीनों की लंबाई अगर 5-5 फुट होगी तो हम चाहे जिसको उठा लें। अगर हमें लंबाई में चाहिए तो हम तीनों आदमी को किसी को भी ले सकते हैं। 2 आदमी को लेना होगा तो उसमें से 2 आदमी किसी को भी चॉइस कर सकते हैं। तो हम पहले और दूसरे को ले लें। तो यहाँ पे लिखा गया था k/12 इज इक्वल टू 3/k लिखा गया। एकदम घर बैठ के मुन्ना सवाल सॉल्व करिए। k का गुणा k के साथ तो k स्क्वायर, 12 का गुणा 3 के साथ 12 3 कितना हो गया? 36। अब जो देखेंगे k स्क्वायर बराबर 36 हो गया, तो k बराबर क्या हो जाएगा? आप लिखना प्लस माइनस √36। ठीक, इसको प्लस माइनस लिखना क्योंकि ये k स्क्वायर है। k स्क्वायर मतलब ये द्विघाती है, और द्विघाती के कितने हल होते हैं? 2 हल होते हैं। तो इसी वजह से मैंने लिख दिया k इज इक्वल टू प्लस माइनस √36। अब बताएंगे 36 किसका पूर्ण वर्ग होता है? तो अगर आप लिखना चाहें k इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 को लिख सकते हैं 6 × 6, जिसका पूर्ण वर्ग बनता है वह कड़ी से बाहर हो जाता है। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस 6, और यही आपका फाइनली क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो हमारे जो k के मान आए गए वो कितने आ गए? प्लस माइनस 6, और यही आपका क्या हो गया? फाइनली आंसर हो गया। ये एग्जांपल नंबर 7 रहा, और इसके बाद हम लोग एग्जांपल नंबर 8 हल करते हैं। आपसे आशा करते हैं कि ये सवाल समझ में आई होंगी। इसका रिवीजन करते हैं क्योंकि एग्जांपल नंबर जो 8 है वही सेम टू सेम सवाल एग्जांपल नंबर 7 भी है। तो हम आपसे पहले इसको समझा देते हैं। इसमें इसने कहा कि एग्जांपल नंबर 7 में कि के मान ज्ञात कीजिए, और इस समीकरण जो युग्म दिया गया उसके अपरिमित रूप से कितने हल है? अनेक हल। आप जानेंगे अनेक हल का कंडीशन क्या होता है? a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। और आपके पास 2 समीकरण दिया गया था, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लिखा गया था 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। आपको समीकरण दिए गए थे 2। आप करेंगे क्या? समीकरण 1 से लिखेंगे। किससे? समीकरण 1 से। जो यक्स का गुणांक होगा वह a1 के बराबर, जो y का गुणांक होगा वह b1 के बराबर, और जो कांस्टेंट होगा वह किसके बराबर? c1 के बराबर। तो देखेंगे यक्स का गुणांक कितना? k, तो a1 बराबर k, और y का गुणांक कितना? प्लस 3, तो प्लस को लिखा नहीं जाता, तो b1 बराबर क्या हो गया? 3, और जो कांस्टेंट होता वह किसके बराबर? माइनस k माइनस 3, तो ये लिख दिया c1 बराबर। फिर समीकरण 2 से उठाएंगे, जो यक्स का गुणांक होता है वह किसके बराबर? a2 के बराबर। तो यक्स a2 बराबर कितना हो गया? 12, और b2 बराबर क्या हो गया? k, और c2 बराबर क्या हो गया? माइनस k। और अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन लगा के पहले और दूसरे को बराबर करके हमने k का मान निकाल दिया। ठीक दोस्तों, हम आपसे
हम आपसे आशा करते हैं कि आपकी सवालें समझ में आई होंगी। अगर आपको सवालें समझ में आई होंगी तो आप चैप्टर अध्याय नंबर 1 को लगाना। अगर कोई समस्या होगी तो पूछना हमसे, ठीक। अब हम लोग हल करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 को हल करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, देखेंगे एक्सरसाइज के सवाल कैसे लगती हैं। ओके, अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। लिखा गया था पी के किन मानों के लिए, पी का हमें मान चाहिए था, पी के आगे क्वेश्चन मार्क कर दिया। पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, जिसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, वही ना कंडीशन होती है। फिर इसके बाद लिखा गया था, आपको समीकरण लिखा गया था 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू कितना लिखा गया था 0। इसको समीकरण 1 मान लें। और जो दूसरा लिखा गया था 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको समीकरण क्या मान ले 2। ठीक दोस्तों, अब देखें, मैंने आपसे कहा था कि जो सभी सवालें हैं एक्सरसाइज की, जो तीसरी एक्सरसाइज 3rd A है, उसके टोटल सवालें सेम है, एक ही रूल पे लगेगा, वही जो 3 रूल आपको फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में डिस्कस किया गया था उसी पर लगेगा। और आपको एग्जाम्पल नंबर 8 लिखा गया था पी का मान ज्ञात करना है। और यह जो समीकरण युग्म दिया गया था इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब आप समझते हैं, केवल एक हल। अद्वितीय हल का कंडीशन चलता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसके पहले जो आपने हल किया था उसका अपरिमित हल था, मतलब अनेक हल था, उसके लिए कंडीशन आपकी चली थी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। उसकी कंडीशन अलग थी और इसकी कंडीशन अलग, लेकिन रूल दोनों का सेम होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, सॉरी प्रोसेस सेम होगा, समीकरण 1 से। यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक कितना लिखा गया, 4 लिखा गया, प्लस 4 है तो इसको a1 के बराबर कर देंगे, तो a1 बराबर 4। y का गुणांक किसके, p के बराबर, तो b1 बराबर किसका हो गया p, और c1 बराबर किसका हो गया 8, हो गया। फिर यहाँ पे x का गुणांक कितना 2, तो आप लिखना समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। जो x का गुणांक अब किसके बराबर हो जाएगा a2 के, तो a2 बराबर किसका हो गया 2, ठीक। जो y का गुणांक अब किसके बराबर 2, तो इसको लिखते हैं b2 के बराबर, तो b2 बराबर क्या हो गया 2। फिर इसके बाद जो कांस्टेंट है उसको c2 के बराबर करते हैं। समीकरण 1 में जो दूसरा वाला है जो कांस्टेंट है उसको c2 के बराबर करते हैं, तो c2 बराबर किसका हो गया 2, हो गया। और इस समीकरण का कितना हल है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, जो अद्वितीय हल के लिए दशा होती है, अद्वितीय हल के लिए जो कंडीशन होती है वो आपका फार्मूला होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये ना कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब बताइए a1 का मान है कितना 4 अपान a2 का मान कितना है 2 इज इक्वल टू नहीं है, इज नॉट इक्वल टू। फिर लिखा गया b1/b2, b1 का मान कितना है p अपान b2 का मान कितना है 2, हो गया। डिवाइड कर दे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, इधर देखिए 2 का भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 इज नॉट इक्वल टू p/2 हो जाएगा। अब 2 का इधर भाग है तो इधर गुणा होगा, 2 दूना 4, 4 इज नॉट इक्वल टू p, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं p इज नॉट इक्वल टू 4। कहने का मतलब जो p का मान होना चाहिए वह 4 नहीं होना चाहिए। अगर p का मान 4 नहीं होगा तो इस समीकरण का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। मैंने कंडीशन लगा दी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मेरा आ गया p इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब p का मान 4 नहीं होना चाहिए, यह कंडीशन है। ओके दोस्तों, ये रही एग्जाम्पल नंबर 8, यही रही लास्ट एग्जाम्पल। और अब हम आपसे आशा करते हैं कि आप घर बैठ के एकदम मस्त सवालें सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी समस्या होती है तो जो नज़दीक वाले हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो हम बाकी क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बना के हम आपका रिप्लाई देंगे। ओके दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।